नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका एंकर। 30 साल से लगातार मैं आपसे मिलते आया हूं, लेकिन सोचा कि एक नया मीडियम ट्राई किया जाए, इसीलिए मैं अब यूट्यूब पर भी हूं, फेसबुक पर भी आने वाले दिनों में आपके साथ लाइव चैट, लाइव शेयर और लाइव बातचीत करूंगा, क्योंकि मेरे पास 30 साल के बताने के बहुत सारे किस्से हैं। 30 साल मैंने पत्रकारिता को जिया है, दिन रात जिया है, अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। इसीलिए आज जो पहली बात करूंगा, क्योंकि 4 जून को नई सरकार इस देश के अंदर बन जाएगी, चुनाव के जो शेड्यूल है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। ऐसे में सबसे पहला विश्लेषण, नरेंद्र मोदी हार सकते हैं। सबसे पहला विश्लेषण, इसका जवाब क्या है? हाँ या नहीं? इसका जवाब है नहीं, वो नहीं हार सकते आज के हालात में। मैं उसके कारण भी बताऊंगा। कई सारे लोग बार बार कहते हैं, राहुल गांधी ने यह बात कही, समाजवादी पार्टी के नेता यह बात कहते हैं, जितने भी इंडिया अलायंस वाले लोग हैं वो ये बात लगातार कहते हैं कि देखिए 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे, कांग्रेस के सामने कोई नेता नहीं था। 2004 में जब हमने बीजेपी और एनडीए को हरा दिया, इसी का मैं एक एक पॉइंट के साथ विश्लेषण करूंगा। मैं ये बात अच्छी तरह इसलिए भी जानता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं इन तमाम चीजों का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। उस वक्त मैं दूरदर्शन न्यूज का कंसल्टिंग एडिटर हुआ करता था और मैंने ही डीडी न्यूज शुरू की थी, और उस दौरान सरकार के बड़े लोगों से मेरा लगातार सीधा और संवाद बना रहता था। मेरे पास शाम को मैं शो करने जा रहा था, मेरे पास फोन आया, तैयार हो जाइए आप। तो मैंने पूछा किस चीज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इलेक्शन तो जो है अक्टूबर नवंबर में होने थे, अभी फरवरी का वक्त चल रहा था, और उस वक्त एक कैंपेन बड़े चरम पर था, वो था इंडिया शाइनिंग। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कई प्रोजेक्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किए थे, और वाजपेयी जी का नाम बहुत था, एक लार्जर देन लाइफ इमेज वाजपेयी जी का बन चुका था। और ऐसे में कांग्रेस के सामने कौन था? सोनिया गांधी, जिनके बारे में कहा जाता था वो लीडर नहीं रीडर है। लेकिन हालात कैसे बने इस हार के, वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, और ये चमत्कार कैसे हुआ ये भी मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि बाद में उनको लगने लग गया था कि इंडिया शाइनिंग का दांव जो है, जो चला रही है भारतीय जनता पार्टी, वो उनको पूरी तरह से उल्टा पड़ा है। क्यों पड़ा इसको भी बताऊंगा, कांग्रेस का क्या नारा था ये भी बताऊंगा। लेकिन मैं उन हालात की बात करता हूं जिन हालात में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है इलेक्शन डिक्लेयर किए। समय से पहले इलेक्शन हुए, वरना अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन दीपावली के बाद होते, लेकिन ये इलेक्शन हुए अप्रैल मई जून के अंदर ये पूरे के पूरे इलेक्शन हुए। अब समझिए क्या दबाव था अटल बिहारी वाजपेयी पे। पहला दबाव ये था कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है, हमारे अलायंस शानदार है, और जो भी हमारे साथ जुड़ेगा उसके साथ जुड़कर हम जो है इस चुनाव को जीत लेंगे। दूसरी बात बता रहे थे, देखिए हमारे इतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, हमारे इतना सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता जा रहा है, और शेयर मार्केट में अलग सा उत्साह था। इसको मैं डिनाई बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं करूंगा। और जो तीसरी सबसे बड़ा फैक्टर था वो था चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश का चुनाव और लोकसभा का चुनाव साथ साथ चाहते थे। उसका एक कारण था। कारण क्या था कि चंद्रबाबू नायडू साइबराबाद के मुख्यमंत्री माने जाते थे, और ग्रामीण इलाकों में उनकी पैठ कम थी। वो भी आईटी को लेकर आने वाले, डिजिटल रिवोल्यूशन को लेकर आने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उस जमाने में काम करने वाले चंद्रबाबू नायडू को लगता था कि वाजपेयी साहब के साथ मैं ये वैतरणी आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की पार कर लूंगा। क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के जो नेता वहां पर हुए थे, जिनकी बहुत दुखद मृत्यु हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, वाइस राजशेखर रेड्डी, वो पूरा आंध्र प्रदेश, अभी का तेलंगाना और आधा आंध्रा, जो अभी का है, आधा आंध्रा और आधा तेलंगाना और आधा आंध्रा, यानी आंध्रा और तेलंगाना जब एक था, वो जमीन पर नाप चुके थे। और उनको ये लगता था चंद्रबाबू नायडू को कि अगर मुझे विधानसभा चुनाव में फिर से आना है तो मुझे वाजपेयी की पॉपुलैरिटी पे सवार होना पड़ेगा। उनका दबाव था। कुछ अटल जी के रणनीतिकार थे जिनको लगता था कि नहीं, सब कुछ हमारे फेवर में है, अखबार हमारे फेवर में, टीवी हमारे फेवर में, हमको चुनाव के अंदर जाना चाहिए। वाजपेयी जी अनमने थे, ये मैं बाय फैक्ट आपको बता सकता हूं। वाजपेयी जी अनमने थे, उनका कन्विक्शन इस बात को अलाउ नहीं कर रहा था कि उनको ये चुनाव करवाने हैं नहीं, लेकिन अंततः चुनाव होते हैं। अब चुनाव में बीजेपी क्या बड़ी गलतियां करती है ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। सबसे बड़ी गलती करती है, डीएमके से उसका अलायंस टूट जाता है और सत्ताधारी एआईए डीएमके के साथ अलायंस कर लेती है। दूसरा,
उनको आंध्र प्रदेश का कैलकुलेशन पता नहीं था कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की जमीन भी खिसक चुकी है और चंद्रबाबू नायडू की जमीन भी खिसक चुकी है, ये भी उनके पास अंदाजा नहीं था। तो तमिलनाडु, आंध्र, ये दो बड़े रीजन थे। और तीसरा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है वहां पर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस तरह से साफ हुई, कभी 40-60 साल तक सीटें जीती थी। राम मंदिर आंदोलन के जमाने में उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने सिकुड़ के आ गई थी डबल डिजिट के आसपास, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये 3 राज्य थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी। थोड़ी बात मैं कैंपेनिंग की भी करूंगा, मैं बताऊंगा कांग्रेस के क्या नारे थे, बीजेपी के नारे क्या नारे थे। तो मैं बता चुका हूं आपको वो 3 राज्य जिनके चलते 2004 में जो है भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की हार हुई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने सोनिया गांधी के रिफ्यूजल के बाद। लेकिन मैं अब आपको ये बता दूं 2004 की जो परिस्थितियां थी वो कम से कम 2024 के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं। कैसे, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ये समझाने की भी कोशिश करूंगा कि कैसी परिस्थितियां बदली थी कांग्रेस के लिए और क्या क्या चीज थी जो ग्राउंड पर नहीं चली। सबसे पहला बीजेपी का जो ग्राउंड पर नहीं चला वो इंडिया शाइनिंग का नारा था। इंडिया शाइनिंग के नारे को उन्होंने आगे किया। जब उनको लगा कि मासेस में इसका रिस्पांस नहीं है तो वो उससे बैक ट्रैक करने लगे और फिर अटल जी के नाम पर वोट मांगने लगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक बहुत अच्छा नारा ढूंढा जो 2004 में उनकी जीत का एक बड़ा कारण बना। हालांकि मैं आपको बता दूं, सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है। बीजेपी का एक कैलकुलेशन था कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारी होगी, राष्ट्रपति हमको बुलाएगा, फिर हम किसी भी तरह से सरकार बना लेंगे, क्योंकि वो तो अलायंस का युग था। अब किस्मत भी कैसी होती है, कांग्रेस को मिली कुल 145 सीटें और बीजेपी को मिली कुल 138 सीटें। अगर सोचिए 45 बीजेपी होती है और 38 कांग्रेस होती तो कांग्रेस कभी सत्ता में आ नहीं पाती, 10 साल कभी सत्ता में नहीं रह पाती। तो कितने का अंतर था? 5। यहां पर 138 में 2 और जोड़ दीजिए 140 और 145, तो कितना अंतर हुआ? मैथ्स मेरी इतनी कमजोर नहीं है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, यानी मात्र 7 सीटों का अंतर, मात्र 7 सीटों के अंतर से अटल बिहारी वाजपेयी ने वो सरकार गंवा दी थी। और कांग्रेस का जो सबसे शानदार कैंपेनिंग का नारा था, जो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त ने लिखा था, पूछूंगा उससे नाम बता सकता हूं कि नहीं, वो नारा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। और यही ये मिडिल क्लास से कनेक्ट जो है बीजेपी का थोड़ा लेफ्ट था। उनको लगता था कि ये तो बाय नेचुरल हमको ही वोट देंगे। कांग्रेस के वापस आने का कारण एक ये भी था कि कांग्रेस का डंडा झंडा एजेंडा पूरे देश में है, कभी शिथिल पड़ जाता है, कभी काम में पड़ जाता है। अब मुझसे आप ये पूछेंगे, देखिए राहुल गांधी तो सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है वो यात्रा भी निकाली, पद यात्रा भी निकाली, अभी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? उसका इम्पैक्ट मैं अगर बताऊं आपको, मेरे विश्लेषण के अनुसार कांग्रेसियों के थोड़े से दिलो दिमाग पर पड़ रहा है, लेकिन देश के दिलो दिमाग पर उनका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा बात, अलायंस। कैसा अलायंस अब इस वक्त इंडी अलायंस है? इंडी अलायंस के पास क्या तमिलनाडु में वो सबकी सब सीटें जीत जाएंगे? मान सकता हूं एक बार एक चमत्कार तमिलनाडु में हो सकता है, लेकिन आंध्रा, वहां तो जगनमोहन रेड्डी है, एनडीए के साथ टाई अप करने को तैयार चंद्रबाबू नायडू भी है। तेलंगाना वो जीते हैं, लेकिन वहां की सीटें इतनी नहीं है कि कांग्रेस को नंबर्स में ऊपर कर दे। उत्तर प्रदेश में वो ऐसे साफ है कि प्रियंका और जो है राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी तक इसके बारे में भी पार्टी को कोई क्लैरिटी नहीं है। ये चीजें दिखाती है कि इन पार्टियों में कितना भ्रम है। सीट अलायंस हुआ, वो भी इतना गड़बड़झाला हुआ, लोगों ने उसके अंदर की मिस्टेक्स भी देखी। दूसरी तरफ बीजेपी बड़ा कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है। जैसे मैं आपको बात बताता हूं, बीजेपी के प्लस पॉइंट्स इन चुनाव में क्या क्या हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका है कि नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी को, जिसने अपनी विश्वसनीयता को देश के सामने प्रूव किया हुआ है, और उसके सामने इंडी अलायंस का कोई भी नेता नहीं टिकता। आप बोलेंगे कोई मनमोहन जैसा निकल आएगा, मुझे ऐसा कतई नहीं लगता, क्योंकि उस कैलिबर का नेता अब इंडी अलायंस के अंदर है ही नहीं। वैसे बिल्ली के भाग से छींके कई बार फूटते हैं, लेकिन इस बार कम से कम बिल्ली के भाग से छींका फूटता मुझे नहीं दिखाई देता। क्रेडिबिलिटी के बाद गांव-गांव में उनका
पहुंच जाना, तीसरा अथक मेहनत करना और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेहनत करवाना, कई लेवल पर पार्टी की स्ट्रैटेजी बनाना, बूथ लेवल पर बनाना, ब्लॉक लेवल पर बनाना, तहसील लेवल पर बनाना, पंचायत में बनाना, पंचायत के बाद जिले में बनाना, जिले के बाद संभाग में बनाना, संभाग के बाद राज्य में बनाना, राज्य के बाद देश में बनाना। एक से एक पॉलिटिकल अलायंस, वो समझते हैं यहाँ पे क्या होना है। छोटी छोटी पार्टियां जैसे राजभर की पार्टी, उनको भी लिया, नूनिया वोट बहुत ज्यादा है इसलिए दारा सिंह चौहान जो आपको विवादित बयान देकर भी वापस भारतीय जनता पार्टी के अंदर ले लिए गए। तो जो सोशल इंजीनियरिंग होती है छोटी कास्ट की, वो सबसे बड़ी है। और एक दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो क्या है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं। 80 सीटों में मैं अगर 2004 की बात करूं तो उत्तर प्रदेश ने टोटल दगा दे दिया था बीजेपी को। उसकी सीटें जो हैं कांग्रेस में, मेरे ख्याल से कांग्रेस को मैं गलत नहीं तो 9 सीटें आई थी उस टाइम पर। राहुल गांधी भी जीते थे, पहली बार लड़ रहे थे राहुल गांधी, पहली बार लड़ रहे थे। और ये भी कांग्रेसियों का एक उत्साह था कि गांधी परिवार का कोई नया वारिस जो आ रहा है, तो जो चार्म होता है ना, अर्ली चार्म होता है, वो राहुल गांधी में उस वक्त था। वो रायबरेली भी जीते थे, वो अमेठी भी जीते थे, इसके अलावा 7 सीटें में जहां तक मुझे याद है और जीते थे। इसमें थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, लेकिन मैं अब आगे की बात करता हूं। क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस या फिर और कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा सेंध लगा सकती है कि बीजेपी डबल डिजिट पे आ जाए? आप इसको सोच के देखना, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। खासतौर पर मोदी योगी के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बल पर दूसरी बार, मतलब कई दशक के बाद दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। ये तो हुआ गवर्नेंस का तड़का। दूसरा तड़का क्या है एक मुद्दों में? दूसरा है राम मंदिर का। अयोध्या में भव्य जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसने भारत में लोगों को एक नए उत्साह से भरा है। तीसरा क्या है? पूरी दुनिया में राइट विंग का उभरना, चाहे वो जॉर्जिया मिलेनी हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने राइट विंग की बहुत जबरदस्त वकालत की है। और इस राइट विंग के उभार को आप भारत में देख सकते हैं। खासतौर पर जो नई जनरेशन है वो जानना चाहती है कि हमारे इतिहास के अंदर क्या है। इस बार जब G20 हुआ तो क्या दिखाया गया? नालंदा की वो रूइंस जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था और कहा गया था कि 6 महीने जले थे, इतनी पांडुलिपियां उस वक्त जो है वहां पर मौजूद थी। बाद में नालंदा का नाम बख्तियारपुर भी रख दिया गया। ये भी अजब संयोग है कि जो हमें जलाए उसके नाम पे हम अपने शहर का नाम रख दे। उनको क्या दिखाया गया? साबरमती आश्रम दिखाया गया। उनको क्या दिखाया गया? उनको कोणार्क का वो टेम्पल दिखाया गया जिसके सेंटोरियम पर, जिसके मस्तक पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है और जहां पर आप पूरे काल, पूरे प्रहर की गणनाएं कर सकते हैं। तो ये नए भारत का शोकेस है और इसी को शोकेस प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और भारत की जो साइकी है, जो परिवर्तन देखा है हमने नए लोगों में, नई संस्कृति और सभ्यता के मानने वाले लोग भी आज अपने रूट के अंदर जा रहे हैं, आज अपने मूल के अंदर जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति है क्या। ऐसा भी एक बड़ा वर्ग है जो अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खुलकर आया है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे ख्याल से तीसरी बात होगी ना। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हालात अभी के बने हैं उसमें इंडी कमजोर दिखाई दे रहा है, बीजेपी लगातार तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बीजेपी ने नाम भी डिक्लेयर कर दिए, फॉलोअप में इंडी हुआ, कांग्रेस ने अपने नाम डिक्लेयर किए, बाकी पार्टियों के नाम डिक्लेयर होना बाकी है। मेरे ख्याल से इसमें तेजी आएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना रही है भारतीय जनता पार्टी, जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि ये बता दूं मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 प्रमुख मुद्दे, धारा 370, राम मंदिर का निर्माण और कॉमन सिविल कोड, इन तीनों मुद्दों पर अपने डिलीवर कर दिया है। चौथा उसने बड़ा मुद्दा पड़ा था सीएए पे उसने कानून बना दिया है, जिसके चलते वेस्ट बंगाल, असम में जो मतुआ वोट है और जो बंगाल से निकलकर प्रताड़ित होकर हिंदू आए हैं, वो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक बनेंगे। तो तैयारी बीजेपी की पूरी है। उसके बनस्पत अगर इंडी की तैयारी को देखा जाए तो वो बहुत कमजोर है। चमत्कार कैसे हुआ 2014-4 में मैंने आपको बताया, 2024 में क्यों नहीं हो सकता ये भी आपको समझा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हालत में है, डीएमके के अंदर अच्छी फाइट दे रही है, कोई बड़ा अलायंस नहीं है लेकिन उनके नेता काफी वहां मेहनत कर रहे हैं।
तीसरी बात, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है। आप 2004 की बात करें तो ममता भी वहां से जीत के आई थी, और वेस्ट बंगाल से लेफ्ट पार्टी को केरल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा से जो लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टी थी उनको एक साइजेबल नंबर मिला था, और लेफ्ट के आधार पर ही पूरा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए 1 बना था। बाद में न्यूक्लियर डील पर वो दोनों टूट गए। लेफ्ट भी पूरी तरह से पस्त पड़ा है, वो एक भी सीट जीतने की हालत में इस वक्त वेस्ट बंगाल में नहीं है। कमोबेश यही हालत जो एग्जिट ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसकी केरला में दिखाई देती है। तो ये जितने इंडिया अलायंस के नेता हैं ये सिकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, लोकतंत्र भारत का सबसे महान, मैं दुनिया की इतनी बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भारत है, इसीलिए शायद दुनिया से सबसे ज्यादा लोग दुनिया में हमारे खिलाफ भी हैं लेकिन हमसे डरते भी हैं, क्योंकि इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी बहुत मजबूती से काम करती हैं, और अब सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और जो है राजनीति है वो 3 चीजों पर चलती है भारत की राजनीति। एक नारा कि आपने नारा क्या दिया है, दूसरा नखरा, आप नखरा क्या कर रहे हैं, और तीसरा नाटक, क्या ड्रामा आपने अपने आसपास क्रिएट करके रखा हुआ है। तो नारा, नखरा और नाटक, इन सब में जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल चुकी है, एनडीए का अलायंस काफी आगे निकल चुका है। अगर एनडीए को बराबरी करनी होगी तो आज से 24 घंटे में उसे 25 घंटे काम करना होगा, वरना प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले 10 साल से लगातार 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, उनको चुनौती देना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, 2004 का रिपीट 2024 में नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है, राजनीतिक इक्वेशंस ऐसे नहीं है, देश का माहौल ऐसा नहीं है। इसलिए ये मत सोचिए कि 2004 का चमत्कार 2024 में भी हो सकता है। यही मेरा आज का सबसे पहला विश्लेषण है। उम्मीद करता हूं आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबाइए। मुझे बच्चों ने सिखाया है, मुझे इसकी अक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी जुड़ेंगे आपसे, मजा आएगा।